नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो बांग्लादेश का हिंदू असहाय है, बेसहारा है, और उसे बचाने वाला कोई नहीं। मजहबी कट्टरपंथियों की गोदी में बैठी यूनुस सरकार सिर्फ लफ्फाजी में लगी। वो हिंदुओं की सुरक्षा के बड़े बड़े वादे और दावे तो करती है, लेकिन इन दावों के तत्काल बाद एक और हिंदू की हत्या हो जाती है। दरअसल यूनुस सरकार को अगर अपने देश के हिंदुओं को बचाना है तो उसे इस हिंसा की जड़ को ही खत्म करना होगा, और यह जड़ है जमात-ए इस्लामी। इसलिए आज हम आपको बांग्लादेश में हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन जमात-ए इस्लामी का पूरा सच बताएंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और भारत के विरुद्ध नफरत फैलाकर जमात के शैतान ढाका की गद्दी पर काबिज होना चाहते हैं। साथ ही आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे जमात की शैतानी साजिश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी शामिल है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा जारी है। बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश में 2 हिंदुओं की लिंचिंग के मामले सामने आए। बांग्लादेश के राजवाड़ी जिले के एक हिंदू युवक की वहां पर एक पीट कर हिंदू युवक की हत्या कर दी गई, उसे मार डाला गया, और इस युवक का नाम अमृत मंडल है। इससे पहले दीपू दास नाम के हिंदू युवक की भी मॉब लिंचिंग की गई थी, और उसके शव को चौराहे पर लटका कर जला दिया गया था। वहीं चटगांव में हिंदुओं के एक गांव को भी आग लगा दी गई थी। अब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा को लेकर भारत ने एक बार फिर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति जारी शत्रुता गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा की 2900 घटनाएं हो चुकी हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हालिया हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करता है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है, और बांग्लादेश सरकार के अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बांग्लादेश से भारत उम्मीद करता है। आइए सुनते हैं रणधीर जायसवाल ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे कि हिंदुओं के खिलाफ इस हिंसा के पीछे कौन है मास्टरमाइंड। We have rejected the false narrative that has been projected in Bangladesh. We are all aware of the recent developments in Bangladesh. We have been closely following them. We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Mymensingh and expect that the perpetrators of the crime would be brought to justice. Over 2,900 incidents of violence against minorities, including cases of killings, arsons, land grab, have been documented by independent sources during the tenure of the interim government. तो पड़ोसी देश बांग्लादेश से लगातार आ रही हैं खौफनाक तस्वीरें। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लिंचिंग हो रही है और सरेआम हत्याएं हो रही हैं। बीजेपी और बीएचपी ने इस पर गहरी चिंता जताई है, और यह आरोप है जो बांग्लादेश में लगाया जा रहा है। बांग्लादेश पे सवाल पूछा जा रहा है कि आजादी की लड़ाई में बांग्लादेश की अहम भूमिका निभाने वाले हिंदू अल्पसंख्यक आज उनके ही देश में असुरक्षित क्यों हैं। साथ ही सवाल यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं खामोश क्यों हैं। आइए सुनते हैं बीजेपी और बीएचपी के नेताओं ने क्या कहा। देखिए, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी मानसिकता वाली सरकार है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है। दीपू चंद दास के बाद एक और हिंदू की लिंचिंग की गई। पूरा हिंदू समाज डरा और सहमा हुआ है। जिस तरह की हरकत बांग्लादेश कर रहा है वो क्षमा योग्य नहीं है। बांग्लादेश ये भूले नहीं कि उसकी हरकत से उसको ही नुकसान होने वाला है। इस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है तेज गति के साथ में, और जिस प्रकार से आम चुनावों के आने से पहले ही हिंसा की और भयंकर सुगबुगाहट नजर आ रही है, वो संपूर्ण विश्व के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। मुझे लगता है कि इस समय यूएन को
इंटरवीन करना चाहिए। इमीडिएट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस। क्या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अथॉरिटीज ने क्या कोई एक नोटिस इश्यू किया है कि बांग्लादेश को? नहीं। मैं कहता हूं यूएन सेक्रेटरी जनरल ने गुटरगू तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ किया है क्या? ये बड़ा विचारणीय विषय है। बंगाल की संस्कृति को पूरी तरह से तहस नहस करके समाप्त करने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है वो बेहद गंभीर है। तो बांग्लादेश जल रहा है। एक तरफ हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक हिंसा भी हो रही है। साथ ही साथ मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल इस तरह की जो सभी तरह की जो हिंसा हो रही है उसका एक कॉमन कनेक्शन है, और वो है बांग्लादेश का बदनाम कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी। जमात न केवल बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करना चाहता है, बल्कि जमात को पाकिस्तान की कठपुतली भी माना जाता है। अब बांग्लादेश के कुछ समझदार लोग ये बात खुलकर बोल रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस ने जो पिछले साल जमात-ए-इस्लामी पर से प्रतिबंध हटाया था, ये सब उसी का नतीजा है। जमात की हिंदुओं से नफरत बहुत पुरानी है। पहले भी वो हर मौके पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करता था, लेकिन यूनुस सरकार में तो उसे खुलेआम लाइसेंस मिल गया है, लाइसेंस टू किल। इस बीच यह भी खबर है कि इंकलाब मंच के छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के पीछे भी जमात-ए-इस्लामी का हाथ हो सकता है। दरअसल हादी की हत्या से जमात-ए-इस्लामी को भारत विरोधी भावनाएं भड़काने का मौका मिल गया है। हादी की हत्या के बाद जमात-ए-इस्लामी की यूथ विंग छात्र शिविर ने भारतीय उच्चायोग के सामने हिंसक प्रदर्शन किया और 2 बड़े अखबारों के दफ्तर में आग भी लगा दी। कई ऐसे सुराग मिले हैं जिनके आधार पर यह कहा जा रहा है कि एनसीपी के इंकलाब मंच के छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के पीछे भी जमात-ए-इस्लामी का हाथ हो सकता है। दरअसल 12 दिसंबर 2025 को हादी की गोली मार की हत्या कर दी गई थी, और उसकी हत्या का जो आरोपी था फैजल करीम मसूद, करीब 1 साल पहले नवंबर 2024 में अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार भी हुआ था। उस पर 2 केस लगाए गए थे। इन दोनों ही केस में जमात-ए-इस्लामी के एक बड़े नेता और वकील शिशिर मुनीर ने मसूद को जमानत दिलवाई थी। जाहिर है हादी के हत्यारे मसूद और जमात-ए-इस्लामी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन, लिंक जरूर है। यही आरोप बीएनपी के वरिष्ठ नेता नीलोफर चौधरी मौनी ने एक टीवी डिबेट में लगाया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। শিশির মনির দুইবার তাকে আপনার জামিন করিয়েছে এবং শিশির মনির এই কাজগুলো করেছে। আমি কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে কথাটা বলছি। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আপনি অসত্য বলছেন। কায়সার কামাল সহযোগী ছিল, সহযোগী উকিল। আমি একজন উকিল হিসেবে বলি, আপনি সময় বলবেন প্লিজ, আপনি বলবেন। আপনার নিয়ম কি? নিয়ম হচ্ছে উকিল, আপনি যদি উকিল থাকেন, আপনি একা পারলেন না, আপনার মনে হলো আরো 5টা নিতে পারেন। আপনার আসামি পক্ষ বা বাদী পক্ষ যদি চায় হ্যাঁ আরো 10টা উকিল নেও, সমস্যা নাই, টাকা কোনো ম্যাটার না, আপনি নিতে পারেন। তো সেইখানে কায়সার কামাল বা তার আরেকজন সহযোগী, সেটাও বিএনপি। এবং এইখানে কিছু কিছু উকিলের ক্ষেত্রে আমি বলি, হায়ারে যে উকিলগুলা যায়, হায়ারে সেই উকিলগুলো আওয়ামী লীগের সময় আওয়ামী লীগের উকিলরাও বিএনপির হায়ারে নিছে। কেন নিছে? যাতে জামিনটা হয়। ঠিক এখনো বিএনপির একটা উকিল নিছে, কিন্তু মেন যে উকিল, মেন যে 2-2বার বের করছে, তাকে কে বের করছে? কারা বের করছে? 17 লক্ষ টাকা নিয়ে ধরা খাইলো। 1 মাসের মধ্যে কিভাবে আমরা আসামিদের ধরা পড়তে দেখি। तो यूनुस की सरकार ने सत्ता में आते ही जमात-ए-इस्लामी पर से प्रतिबंध हटा दिया था। इसके बाद इसी साल 1 जून को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने भी जमात को हर तरह की राजनीतिक गतिविधियां करने की छूट दे दी। इसके बाद से जमात ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ भारत विरोधी भावना को भी खूब हवा दी। इससे जमात को काफी फायदा हुआ और उसने अपना मजबूत वोट बैंक तैयार कर लिया। यहां तक कि कुछ दिन पहले तक बांग्लादेश की सियासत में जमात सबसे बड़ी ताकत बनती दिख रही थी। पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाली जमात-ए-इस्लामी ने 8 इस्लामी पार्टियों का गठबंधन भी बना लिया था और जमात को लग रहा था कि वो सत्ता में काबिज हो जाएगी। लेकिन उसके रास्ते में अब एक रुकावट आ गई है और वो बाधा है बीएनपी और तारिक रहमान। असल में ढाका की धरती पर तारिक के कदम पड़ते ही जमात के जो कैलकुलेशन थे वो बिगड़ने लगे। तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी चुनावी सर्वे में अब आगे हो गई है और तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। और अमेरिका के जाने माने इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने दिसंबर में एक सर्वे किया था जिसमें यह दावा किया गया है कि आगामी चुनाव में बीएनपी को संसद में सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं और अगर ऐसा होता है तो तारिक रहमान को ढाका की गद्दी मिल सकती है। और जमात ही नहीं बल्कि तारिक रहमान की वापसी से छात्रों की पार्टी एनसीपी को भी झटका लग सकता है। आंदोलनकारी छात्रों ने भी बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को खूब भड़काया था। अब इसलिए तारिक रहमान के आने के बाद छात्र पार्टी एनसीपी ने
जमात इस्लामी से गठबंधन करने का फैसला किया है। यह खबर बांग्लादेश के अखबार प्रथम ऑलो की रिपोर्ट के मुताबिक है और एनसीपी जमात के साथ गठबंधन करने जा रही है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है। एनसीपी ने शुरुआत में जमात से 50 सीटों की मांग की थी, जिसे बाद में घटाकर 30 कर दिया गया है। हैरानी की बात है कि जिस जमात पर छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के आरोप लग रहे हैं, अब वही एनसीपी कट्टरपंथी जमात से हाथ मिला रही है। तो हिंसा झेल रहे बांग्लादेश में मजहबी नफरत फैलाई जा रही है और कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टियां इस माहौल का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन तारिक रहमान उनका यह खेल बिगाड़ ना दें, इसलिए सब अब एक साथ आकर पूरी ताकत लगाने की प्लानिंग में है। आइए सुनते हैं इस बारे में विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेवा का क्या कहना है। Because you see, end of the day, politics is a game of power. They all want power. So BNP is there, which is soft Islamic, anti-India. Then you have Jamaat, which is hard Islamic and hard anti-India. Then you have the Citizens National Party of the Students, which is again soft Islamic, but which seems anti-India, even hard or soft there. And then you have Mr. Yunus, we don't know where he will go. And then you also have people of the Awami League. तो बांग्लादेश की कट्टरपंथी मजहबी पार्टी जमात इस्लामी का जन्म पाकिस्तान के गर्भ से हुआ था और आज भी यह रिश्ता बरकरार है। 1971 में भी जमात इस्लामी ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था और बांग्लादेश में अपने ही लोगों का नरसंहार किया था। यह पूरा सच हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि इस वक्त जमात इस्लामी जो भी कर रहा है वो पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की शह पर कर रहा है। बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने चोरी छुपे बांग्लादेश में आईएसआई का ढाका सेल एक्टिव कर दिया है। इस ढाका सेल का मुख्य मकसद बांग्लादेश की सत्ता पर कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी को काबिज करवाना है, उसे सत्ता दिलवाना है। यही वजह है कि आईएसआई का ढाका सेल चुनाव होने तक बांग्लादेश की सत्ता पर यूनुस को बरकरार रखना चाहता है और आईएसआई ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि बांग्लादेश के चुनाव में जमात इस्लामी भारी बहुमत से जीत जाए। बांग्लादेशी पत्रकार के मुताबिक हाल ही में अखबारों के दफ्तर पर हुए हमले के पीछे भी जमात और आईएसआई के ढाका सेल का बहुत बड़ा रोल है। ढाका सेल अपने मकसद को पूरा करने के लिए हर महीने 20 करोड़ टका, जी हां 20 करोड़ टका बांग्लादेशी करेंसी जो है वो खर्च कर रही है। ये पैसा उसे ड्रग्स की तस्करी और नकली नोट के धंधे से मिलता है। बांग्लादेशी पत्रकार के मुताबिक ढाका सेल की कमांड एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर संभाल रहा है और आईएसआई के स्पेशल विंग में ब्रिगेडियर के अलावा मेजर समेत कई पाकिस्तानी अफसर काम कर रहे हैं। इस बीच आपको यह भी पता होना चाहिए कि जमात इस्लामी का यूनुस सरकार पर काफी कंट्रोल है, प्रभाव है और यही वजह है कि शेख हसीना के हटने के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारने में तेजी दिखाई है। नवंबर 2024 में कराची से चटगांव के बीच पहला सीधा समुद्री व्यापार शुरू हुआ, जो अब तक सिंगापुर या कोलंबो के जरिए होता था। इसके अलावा पाकिस्तान ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए आसान वीजा नीति की घोषणा की है और पिछले दिनों पाकिस्तानी नौसेना के जहाज का चटगांव बंदरगाह पर पहुंचना भी एक अहम संकेत माना जा रहा है। ये सभी कदम दिखाते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश को रणनीतिक रूप से अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है और जमात इस्लामी उसका एक मोहरा है। तो पाकिस्तान पूरी बेशर्मी के साथ बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को भड़का रहा है। सोचिए, भारत ने जिस पाकिस्तान के अत्याचारों से बांग्लादेश को आजादी दिलाई, आज वही पाकिस्तान बांग्लादेश की रक्षा की कस्में खा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के एक नेता कामरान सईद उस्मानी ने अब बांग्लादेश के नाम पर भारत को धमकी देने की हिमाकत की है। उसने कहा है कि अगर भारत ने बांग्लादेश पर हमला किया तो पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ ढाका के साथ खड़ा होगा। आप भी सुनिए इसकी गीदड़ भपकी। मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मेरी निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज और हमारे
आइए अब आपको बताते हैं जमात इस्लामी बांग्लादेश का पूरा सच। 1971 में जब पूरा बांग्लादेश पाकिस्तान से आजादी के लिए मुक्ति संग्राम कर रहा था, उस वक्त यही जमात इस्लामी अलग बांग्लादेश की मांग का विरोध कर रही थी, क्योंकि उसका मानना था कि पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनाने से इस्लाम कमजोर होगा। जमात और पाकिस्तानी सेना के खूनी कारनामे की शुरुआत मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट में हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी सेना और जमात इस्लामी ने मिलकर प्रमुख बंगाली बुद्धिजीवियों को सुनियोजित तरीके से एक एक करके मार डाला था। इसमें ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, पत्रकार, डॉक्टर, कलाकार, इंजीनियर और लेखकों को पाकिस्तानी सेना और इन जमात वालों ने बेहद बेदर्दी से मौत के घाट उतारा था, और इनमें ज्यादातर हिंदू थे। लेकिन उस दौर में जमात का कहर पाकिस्तान का विरोध करने वाले बंगाली मुसलमानों पर भी टूटा था। इस हिंसा में लाखों लोग मारे गए थे और लाखों बंगाली महिलाओं का बलात्कार किया गया। जमात इस्लामी ने पाकिस्तानी सेना का समर्थन करने के लिए अल बदर और अल शम्स जैसे संगठन बनाए, लेकिन बांग्लादेश का निर्माण होने के बाद जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके नेता देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए या फिर बांग्लादेश या दुनिया के अलग अलग इलाकों में छुप गए। लेकिन 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद नई सरकार ने जमात इस्लामी से पाबंदी हटा ली और जमात इस्लामी बांग्लादेश ने खुद को राजनीतिक रूप से खड़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन जमात इस्लामी के पतन की शुरुआत 2008 में आवामी लीग सरकार की तरफ से गठित युद्ध अपराध न्यायाधिकरण के तहत होना शुरू हो गई थी। जमात इस्लामी के नेताओं के खिलाफ 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में पाकिस्तानी फौज से गठजोड़ करने के इल्जाम थे उनके ऊपर, और इसी मामले में इन पर 2008 में मुकदमे चले और जमात के कई बड़े नेताओं को युद्ध अपराध का दोषी ठहराया गया अपने ही लोगों के खिलाफ। और जमात के जो डिप्टी थे देलवर हुसैन सईदी को नरसंहार, बलात्कार और धार्मिक उत्पीड़न के लिए सजाए मौत की सजा सुनाई गई। इनके अलावा जमात के बहुत से नेताओं को कैद कर लिया गया और फांसी की सजाएं सुनाई गई। 2013 तक आते आते जमात इस्लामी पर जो है वो सियासत जो उसकी बदलने लगी, उस पर सियासी प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन एक बार फिर जमात जो है वो अपना सर उठा रहा है। तो 1947 में भारत के बंटवारे के बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में जमात इस्लामी एक्टिव हो गई थी। चूंकि तब सत्ता पाकिस्तान के हाथों में थी, कराची और इस्लामाबाद से सत्ता चलती थी, तो जमात को रोकने वाला उस समय कोई नहीं था। और आजादी के बाद से ही जमात इस्लामी ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की शुरुआत कर दी थी। 1947 से लेकर 1950 तक जमात इस्लामी ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का जबरदस्त दौर चलाया। लेकिन हिंदू उत्पीड़न की गाथा में 5 जनवरी 1964 एक काला दिन है जिसे जमात ने रचा था। करीब 60 साल पहले इसी दिन पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार, बलात्कार, अपहरण और जबरन धर्मांतरण और उसके बाद लाखों हिंदुओं का विस्थापन शुरू हुआ। वजह यह थी कि 10 दिन पहले 27 दिसंबर 1963 को कश्मीर के हजरत बल दरगाह में एक धार्मिक विवाद हो गया था, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के जो हिंदुओं थे उनके खिलाफ दंगे शुरू हो गए, जिसका नेतृत्व उस समय जमात के लोग, जमात के लीडर कर रहे थे। सिर्फ 5 से 12 जनवरी के बीच में 7-8 दिन में यहां के जो खुलना जिला है, जो बांग्लादेश में आज भी है, उसके 5000 हिंदुओं की हत्या कर दी गई और 2000 महिलाओं का किडनैप किया गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। यही हाल ढाका, राजशाही, सिलहट, मेमनसिंह, नोआखली, चटगांव का था। अकेले ढाका शहर में लगभग 2000 हिंदू मारे गए और 1 लाख हिंदू बेघर हो गए। ढाका के आसपास के सभी गांवों और बस्तियों से हिंदुओं को साफ कर दिया गया था। 1964 में ढाका के पास नारायणगंज लगभग 4000 हिंदुओं के शहर के अंदर मार डाला गया और 31000 हिंदू घरों को लूट लिया गया था। राजशाही का जो प्रांत है, जो इलाका है, उसमें अनुमान के मुताबिक जो माना जाता है 10,000 हिंदू मारे गए और 2 लाख से ज्यादा हिंदुओं का घर जला दिया गया या तोड़ दिया गया, तबाह कर दिया गया। सिलहट, मेमनसिंह, नोआखली, चटगांव और अन्य जिलों में 15,000 से ज्यादा हिंदू मारे गए। इन दंगों के बाद करीब 3 लाख हिंदू बंगालियों ने भारत में शरण ली थी। ये 1964 की बात है। तो 1971 में पूर्वी पाकिस्तान इस्लामाबाद से आजाद होकर बांग्लादेश बन गया। इसके बाद कुछ सालों तक जमात की जो करतूतें थी वो बंद रही, लेकिन इसने 1975 के बाद फिर से सर उठा लिया। इसके बाद जमात ने हिंदुओं के खिलाफ छोटी मोटी हिंसा की, लेकिन 1992 में
जमात इस्लामी ने सारी हदें पार कर ली। उस साल अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए थे, जिनके पीछे जमात इस्लामी का हाथ माना जाता है। उस समय खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बीएनपी और जमात खुद सत्ता में थी। हिंसा की शुरुआत दिसंबर 1992 में हुई और मार्च 1993 तक यह हिंसा चलती रही। इस दौरान बांग्लादेश में सैकड़ों मंदिरों पर हमले हुए और इनमें से कई पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। पूरे बांग्लादेश में लाखों हिंदुओं के घरों और दुकानों पर हमला हुआ, उनमें आग लगाई गई। लेकिन सबसे दर्दनाक था हिंदू महिलाओं पर हुआ अत्याचार, जिनके केस कभी दर्ज ही नहीं किए गए। इन दंगों में हजारों हिंदू मारे गए, लेकिन तत्कालीन बांग्लादेशी सरकार, जिसमें जमात खुद बैठी थी, उसने कभी सही आंकड़े सामने नहीं आने दिए। बांग्लादेश की विवादित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अपने चर्चित उपन्यास लज्जा में भी 6 दिसंबर 1992 के बाद बांग्लादेश में फैले सांप्रदायिक उन्माद का जिक्र किया था। तस्लीमा का यह उपन्यास बांग्लादेश की हिंदू विरोधी सांप्रदायिकता पर जबरदस्त प्रहार करता है और बांग्लादेशी मुसलमानों के धार्मिक कट्टरपन को सामने लाता है। यही वजह रही कि 1993 में इस उपन्यास के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और तस्लीमा को भारत से निष्कासित कर दिया गया और वो अब बांग्लादेश से निष्कासित कर दिया गया और अब वो भारत में रहती है। तो पूरा सच में अब वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर देश भर में कैसे हो रहा है सड़कों पर विरोध। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, अमूल the taste of India। जरा सी अंदर प्यार जरा सा, हर सड़क अब धुएं और शोर से मुक्त, हर सफर आरामदायक और हर सांस ताजगी से भरी। 2 दशकों से प्रदूषण की मार झेलती दिल्ली अब बदलाव की राह पर। स्वच्छ हवा और बेहतर जीवन के लिए दिल्ली की नई सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। सिर्फ 10 महीनों में 1350 ई बसों के जरिए साफ हवा, सुरक्षित सफर, जीरो एमिशन, शांत और आधुनिक CCTV, GPS और पैनिक बटन जैसी स्मार्ट सुविधाओं के साथ ये बसें हर दिन धुआं, धूल और प्रदूषण को कम कर दिल्ली को बनाती है स्वस्थ और हरियाली भरा शहर। दिल्ली सरकार का लक्ष्य सरल है, हर सांस साफ, हर सफर सुरक्षित और दिल्ली प्रदूषण मुक्त। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई हवा, नई ऊर्जा, नई दिल्ली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका स्वागत है। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार थमने के नाम नहीं ले रहा है।
और 2 हिंदू युवकों की बेरहमी से हत्या के बाद अब आगजनी और हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आरोप है कि हिंदू परिवारों को सुनियोजित तरीके से चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है बांग्लादेश में, और घरों में आग लगाई जा रही है, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लोगों के पलायन के लिए जो लोग हैं वो मजबूर हो रहे हैं, और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर में गुस्सा पूरे उफान पर है। सड़कों पर विरोध की आवाज बुलंद है, और इस कड़ी में ओडिशा के पुरी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने विशाल रैलियां निकाली और अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंसा रोकने और हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ बांग्लादेश हाई कमीशन तक विरोध मार्च निकाला। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। तरक्की